जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 36वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाएं, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय लिया था। आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे। अगर बात करें ईआई में हमने देखा था कि भावना और विवेक दोनों शामिल होते हैं और इसी के समानांतर एक और शब्द आता है आईक्यू, जिसे इंटेलिजेंट क्विसेंट कहते हैं। यानी कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, अब आप कितने ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, आपके पास कितना ज़्यादा बुद्धि है, यानी कि ये संख्या और अनुपात को बताता है इंटेलिजेंट क्विसेंट। तो कुछ साल पहले यानी कि 1950 से पहले ये अवधारणा थी कि आईक्यू ही सब कुछ होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो आईक्यू ही सब कुछ होता है। पेशेवर सफलता प्राप्त करनी हो, व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करनी हो या सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो इंटेलिजेंट क्विसेंट ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, केवल यही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन धीरे धीरे शोध होने लगा और 1950 के दौरान शोध हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा और ईआई हमारे सामने एक उभर कर आया। यानी कि 1950 के बाद इंटेलिजेंस क्वोशेंट का वैल्यू कम हुआ और ईआई का वैल्यू बढ़ा, यानी कि ईआई बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ हमारी सफलता में। तो फिर उसके बाद एक लैंडमार्क आता है 1995, जिसमें आते हैं डैनियल गोलमैन और इनकी किताब आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। यानी कि ईआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईक्यू से। तो ये इनकी किताब ये बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू। ठीक है, इसके बाद ईआई की बात होने लगी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होने लगी। अगर बात करें तो डैनियल गोलमैन ने इन्होंने 4 बातें की ईआई के माध्यम से। डैनियल गोलमैन ने अब 4 बातें की ईआई के संबंध में और कहा कि हमारे जीवन में जो सफलता मिलती है उसमें 80% भूमिका इमोशनल इंटेलिजेंस का है। देख लीजिए, 80% भूमिका इमोशनल इंटेलिजेंस का है, केवल 20% भूमिका ही इंटेलिजेंट क्विसेंट का है, यानी कि आईक्यू का है। देख रहे हैं कितना इमोशनल इंटेलिजेंस महत्व रखता है। उसके बाद देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरों से जोड़ता है। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपको दूसरों से जोड़ेगा, जीवन के व्यवहारिक पक्ष को सिखाएगा। केवल ज्ञान ही केवल आपको सफलता नहीं दिला सकती है, जो सफलता की गारंटी केवल ज्ञान ही नहीं हो सकता है। उसकी भूमिका जरूर होती है ज्ञान की, लेकिन केवल ज्ञान ही आपको सफलता नहीं दिला सकती है, उसमें ईआई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये इनकी पहली बात थी। देखते हैं 2, 3, 4 कौन कौन सी और बातें हैं। गोलमैन की दूसरी बात थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जन्मजात नहीं होती है, इसे सीखा जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा जा सकता है, सीखे जाने वाली योग्यता है। ये इनकी दूसरी बात थी। और तीसरी बात इन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने की एक सीमा है, एक लिमिट है। ठीक है ना, ये सीखे जाने वाली योग्यता है और लेकिन फिर भी इसकी एक सीमा है। और किनके बीच में सीमा है? तो जिनके जैविक कारण इसके जिम्मेदार होते हैं, बायोलॉजिकल रीजन, सभी के एक समान नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति का अगर बीपी हाई है या लो है तो बीपी हाई या लो वाले व्यक्ति का इमोशंस नियंत्रण में नहीं रहता है, तो इनको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाया जा सकता, इनमें स्थापित नहीं किया जा सकता। वहीं पर डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति का व्यक्ति के अंदर उत्साह उमंग नहीं रहता है, इन्हें भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि इनका इमोशंस नियंत्रण में नहीं रहता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस सीखे जाने वाली योग्यता है, फिर भी इसके बायोलॉजिकल रीजनों की वजह से इन सभी व्यक्तियों में नहीं सिखाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की बीपी हाई है, लो है या डिप्रेशन की अवस्था में है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाया जा सकता है ट्रेनिंग के माध्यम से भी। अगर बात करें तो पहला इनका पॉइंट है कि हमारे जीवन की सफलता में इमोशनल इंटेलिजेंस का योगदान 80% है, तो वहीं आईक्यू का 20% ही है। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा कि भावनाओं का आवेग महिलाओं में ज़्यादा होता है। इस कारण से महिलाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं जब शादी करके आती है, एक परिवार से दूसरे परिवार में प्रवेश करती है, उनके रिश्तेदार से, समाज से इंटरेक्ट करती है, तो उनके लिए अलग इमोशंस और थॉट्स होती है, ये इनको मैनेज करती है। तो इस आधार पर कहा था कि महिलाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए
1995 के दौरान, उस समय के दौरान इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जीवन के दूसरे क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज़्यादा सफल होंगी। ये उस समय की भविष्यवाणी थी, उस समय के परिस्थितियों के अनुसार बताया था, ठीक है ना। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में तो हमें अभी उतना नहीं दिखाई देता है। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक वातावरण, पुरुष प्रधान समाज, वैल्यू सिस्टम, ये भी कारण होते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा था कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। हालांकि इनकी भविष्यवाणी थी, अगर ये सारी चीज़ें अगर अनुकूल परिस्थिति होती महिलाओं को, तो जरूर ये दूसरे क्षेत्रों में पुरुषों से आगे रहती, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। इनकी 4 पॉइंट थे। और भी देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक अपना मत प्रस्तुत करते हैं। किसी से कैसे व्यवहार करें, पीटर और सेल्वी ने इसके संबंध में बताया था। 1997 में पीटर सेल्वी और जॉन मेयर ने 1997 में पीटर सेल्वी और जॉन मेयर ने किसी से कैसे व्यवहार करें उसके संबंध में बताया। इसके लिए इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें डैनियल गोलमैन की बातें शामिल हो जाती है। इन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक योग्यता है, इन्होंने योग्यता मानी, और इसमें बताया कि 4 चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है, जिसमें सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि परसीविंग, अपने और दूसरे के व्यवहार को समझे, इमोशंस को समझे। ये पहली बार होता है जो सामान्य तरीका से होता है, और पहली बार में ही आप इमोशंस पे आधार पे आकर डिसीजन ना लें। उसके बाद चिंतन एवं विचार करें, बुद्धि के स्तर पर समझे, थिंकिंग और थॉट्स, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस, यानी कि भावनाओं को समझे और इन्हें विचार के साथ जोड़ दें। फिर तीसरी चीज़ में बताया कि भावनाओं को फिर से, यहाँ पर तो सामान्य तरीके से समझे थे, यहाँ पर भावनाओं को गहराई से समझे, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, एक साथ, क्योंकि कई विरोधी भावनाएं उत्पन्न होती है, इस कारण से ये चीज़ें जटिल हो जाती है। जैसे कि एक पुत्र होता है, ओवर स्पीड गाड़ी चलाता है और पिता ने देख लेता है, पिता बहुत नाराज होते हैं और क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा डीएल ले लूँगा। लेकिन वहीं पर हम पिता के भावनाओं को समझे तो नाराज और क्रोध के अलावा कंसर्न भी है और करुणा भी है, चिंता भी है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर पुत्र का इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होगा तो ये पिता के प्रति नाराज नहीं होगा और ये समझेगा कि ये मेरे हित की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, उनका गुस्सा जायज है, यानी कि भावनाओं को गहराई से समझें। चौथा है कि भावनाओं का प्रबंधन करें, मैनेजिंग द इमोशंस, यानी कि कितना पेश करना है इमोशंस को, ज्यों को त्यों व्यक्त कर देना है, कम या अधिक करके व्यक्त करना है, सॉफ्ट तरीके से व्यक्त करना है या हार्ड तरीके से व्यक्त करना है। अपने इमोशंस को, गुस्से को कितना लेवल को चढ़ा के बताना है, कोई छोटी सी गलती है लेकिन उसको ज़्यादा सिखाना है तो थोड़ा ज़्यादा हार्श तरीके से सिखाएंगे या ज्यों के त्यों। तो या इस आधार पे हम लोग किसी से व्यवहार करेंगे, भावनाओं का प्रबंधन करेंगे। तो सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण, परसीविंग, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझें सामान्य तरीके से, और इसी स्टेज पर हम डिसीजन नहीं लेंगे। फिर उसके बाद भावनाओं को समझे और इनको विचार के साथ जोड़ दे, बुद्धि के साथ जोड़ दे। और तीसरी, भावनाओं को फिर से गहराई से समझे, विचार से जोड़ने के साथ, कि एक साथ, क्योंकि एक से अधिक भावनाएं हमारे सामने उभर कर आती है तो जटिल स्थितियां उत्पन्न होती है। और चौथे स्थिति में भावनाओं का प्रबंधन करें और यहाँ से व्यवहार करें। तो ये इन्होंने 2 दोस्त पीटर सेल्वी और जॉन मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर लिखते हुए डैनियल गोलमैन की बातें शामिल की है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद हम लोग अपना इमोशनल मैनेजमेंट यानी कि भावनात्मक प्रबंधन कर पाते हैं। तो इस तरह हम लोग अगर धीरे धीरे इसको इमोशनल मैनेजमेंट करेंगे, वो 4 प्रोसेस से गुजर कर, तो हमारा कंप्यूटर बहुत फिट है और इसमें हर चीज़ें प्रोसेस के तौर पे समा जाएगी और वो एक प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा थॉट प्रोसेस में ये धीरे धीरे शामिल हो जाएगा इमोशनल मैनेजमेंट करना। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इमोशनल मैनेजमेंट करके व्यवहार करना सीख जाएंगे। तो ये इमोशनल मैनेजमेंट जो होता है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, इससे गुजरना पड़ता है। अगर बात करें धीरे धीरे इसको ध्यान देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में शामिल हो जाएगा। हमारे निर्णय बहुत परफेक्ट होने लगेंगे, लोगों से संबंध बेहतर होने लगा, लोग हमसे जुड़ना मिलना पसंद करेंगे, लोग हमारा नेतृत्व स्वीकार करेंगे, हमारा साथ देंगे। इसके बाद जो हमारा मन होगा वो शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और हम अच्छा फील करेंगे। एज ए सिविल सर्वेंट या एज ए सिटीजन आपको इस इमोशनल मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा और इसको अप्लाई करना होगा
होगा जिससे आप बेहतर नागरिक साबित हो जाएं और आपके निर्णय बेहतर हो जाएं। अगर बात करें तो ये तो रही इतनी देर मैंने इसका बेस तैयार किया इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है और धारणाओं की बात करते हैं। तो फिर हम लोग डैनियल गोलमैन का सहारा लेंगे जो इनकी बुक्स है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। ये उसके आधार पे हम लोग 5 चीज़ें निष्कर्ष निकालते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस 5 प्रकार की योग्यताएं और क्षमताएं हैं। ये 5 प्रकार की योग्यताएं और क्षमताएं आपस में इनका कॉम्बिनेशन होता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे सामने नज़र आते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने नज़र आता है। और इन्हीं 5 योग्यताओं और क्षमताओं में सेलेबी और मेयर की बातें भी शामिल हो जाएंगे। इन 5 जो योग्यताएं हैं इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। बस अभी बारी बारी से एक बार नाम इनका देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना है स्व जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड है आत्म नियमन सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, चौथा है समानुभूति एम्पैथी और सामाजिक दक्षताएं सोशल स्किल। इन 5 को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्व जागरूकता से, ठीक है। तब इनकी धारणाएं यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की धारणाएं हमें समझ में आएगी। अब देखते हैं स्व जागरूकता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में 5 चीज़ें थी जिसमें सबसे पहले अपना स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। जो भावनाओं और विचार, इसका संबंध भावनाओं और विचार से है। इमोशंस जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, भावनाएं इसमें शामिल हो सकती है, अनुभूतियाँ शामिल हो सकती है, स्वभाव हो सकते हैं, मूल्य शामिल हो सकते हैं, उद्देश्य, क्षमताएं, कमजोरियाँ, ज्ञान, विचार शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भावनाओं में इमोशंस हो सकते हैं, विचार में ज्ञान और विचार में तो विचार होते ही हैं, मूल्यों में इमोशंस और विचार दोनों होते हैं। तो ये इमोशंस कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी जो समझ होती है अच्छी समझ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो इमोशंस है इनकी समझ बेहतर होनी चाहिए, अपनी भी समझ बेहतर होनी चाहिए इमोशंस की और दूसरों की भी समझ बेहतर होनी चाहिए। इनको समझने के बाद मैं व्यवहार के लिए तैयार हो जाऊंगा, यानी कि ये मेरा व्यक्तित्व होगा जो दूसरे के सामने प्रस्तुत होगा। उसके बाद मैं एक्शन लूँगा। एक्शन लेना में केवल वो एक्शन बोलना है, इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, बोलना, पूछना, ठीक है ना। तो इनको समझने के बाद एक मैं व्यवहार के लिए तैयार हो जाऊंगा जो मेरा व्यक्तित्व हो जाएगा, एक्शन के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो कुछ मैं करूंगा उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें समझ कर जो काम करेगा वो स्व जागरूकता के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हमारा जो मनोभाव है बहुत ही जटिल होता है। अगर कोई मनोभाव प्रबल हो गया तो हम लोग उसका नाम दे देते हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। जैसे कि ये जो मनोभाव होते हैं इसकी जटिलता की बारीकियों को समझने के लिए कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई पिता है, एक पुत्र है, उसका ओवर स्पीड गाड़ी चलाता है उसका पुत्र, कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी हो चाहे बाइक हो, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि कहीं मेरे बेटे का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसके अंदर चिंता भी है, भय भी है और गुस्सा आ रहा है कि ये तेज क्यों चला रहा है। तो ये सारे के सारे मनोभाव हैं और उसके अंदर करुणा भी है, उसके हित की भावना के बारे में सोचता है। तो देखिए अगर गुस्सा अगर आपके सामने आ रहा है तो ये प्रबल मनोभाव हो गया। बाकी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी तो यहाँ मौजूद है, भय, चिंता, करुणा। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी होता है। अगर ये बेटे में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होगा तो पिता के प्रति गुस्सा नहीं करेगा। यानी कि इसके अलावा हम क्या करेंगे कि हमें अपने व्यक्तित्व की समझ बेहतर होनी चाहिए और हम अपने व्यक्तित्व से दूसरे से अगर व्यवहार करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर हम लोग व्यक्तित्व को समझे बिना अगर निर्णय लेते हैं तो उसकी संभावना गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर पुत्र का यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर नहीं होगा तो पिता के प्रति वो गुस्सा होगा, नाराजगी व्यक्त करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि सेल्फ अवेयरनेस में अपने के साथ साथ दूसरे का भी व्यवहार को समझना जरूरी है, दूसरे के इमोशंस को भी समझना जरूरी है। जैसे कि इसको प्रशासन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया आप जिले के SP हैं, DM हैं, आप प्रशासक हैं और कोई भीड़ आकर प्रशासन या जाति या धर्म के विरुद्ध जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारेबाजी कर रही है और भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र है। अगर इसके साथ साथ भीड़ के समक्ष आप मौजूद हैं, अगर आप भी गुस्से को अगर व्यक्त कर देंगे, उस गुस्से को व्यक्त करेंगे तो भीड़ की उग्रता और बढ़ जाएगी और आपका निर्णय गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको लड़ना नहीं है, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपने को भी समझें और सामने वाले जो है व्यक्ति या भीड़ है उसको भी समझें और व्यवहार करें, तो आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। निर्णय गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये स्व जागरूकता के अंतर्गत आता है। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं कौन सी है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत दूसरा है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि अपने अंदर की भावनाओं और विचारों को रेगुलेट कैसे करें, अपने आप को नियंत्रण में कैसे रखें। आप जो कर रहे हैं उसे किस सीमा तक करेंगे, यानी कि आप जो कर रहे हैं उसे रोक नहीं देना है, एक सीमा तक रखना है, जैसे कि कितना प्रेम करना है, कितना प्रशंसा करना है, कितना गुस्सा करना है, ये एक सीमा तक होनी चाहिए। यानी कि भावनाओं की जो तीव्रता है, भावनाओं की तीव्रता की अभिव्यक्त यानी कि आप दूसरे के सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो होने की एक सीमा होती है। इस तीव्रता को अभिव्यक्त होना है वो एक सीमा के अंतर्गत होने चाहिए, ठीक है ना। सीमा का हमें प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि जापान के एक मशहूर फिल्म निर्माता कुरोसावा कहते हैं कि खुशी मनाओ, मजे करो, मगर याद रखो जब कोई चीज़ सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो वो अश्लील हो जाती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, एक सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जापान के फिल्म निर्माता कुरोसावा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कोई भी भावनाएं होती है उसे व्यक्त करने का एक सही समय होता है। उस सही समय के लिए आप उस चीज़ को इंतज़ार कर दीजिए, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। उसे रोक कर रखिए, कोई भी भावनाओं को व्यक्त करिए तो एक सही समय का इंतज़ार करिए। जैसे कि आपके सामने भीड़ हिंसक हो रही है तो आप अगर क्रोध का प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपका निर्णय बहुत ही गलत हो जाएगा। आपको क्रोध को प्रबंधित कीजिए और बाद में समय और अवसर को देखते हुए उस चीज़ को संभालिए, आपको बहुत अवसर मिलेगा बाद में, तो ठीक है ना। तो भावनाओं को व्यक्त करने का एक समय होता है, उसको रोक कर रखिए भावनाओं को। फिर उचित है तो एक सीमा तक उचित है। जैसे कि एक कलेक्टर है, ठीक है ना, आप मान लें कि भावनाओं को व्यक्त करना है तो एक सीमा तक व्यक्त करिए। जैसे कि आप जिले का डीएम है या कलेक्टर हैं, प्रेस संवाददाता आपके सामने बैठा हुआ है और आपसे गलत प्रश्न पूछ रहा है, गलत फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है और आपको नीचा या बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, तो आपके अंदर क्रोध होना बेहद ही स्वाभाविक है, लेकिन एक सीमा तक क्रोध करें। वरना अगर आप अचानक से भड़क जाएंगे या अचानक से फट पड़ेंगे उन प्रेस संवाददाताओं की तरफ, तो वो सारा का सारा प्रेस आपके ऊपर उलझ जाएगा और अगले दिन आपको अपराधी साबित करने पर लग जाएगा न्यूज़पेपर में। तो एक सीमा तक आप क्रोध होखें। मान लिया कि आप कलेक्टर हैं, डीएम है, आपके पास सबऑर्डिनेट हैं, बहुत सारे आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं और आप उन्हें अगर कोई गलती कर देता है या गलती को बार बार दोहराता है तो आप लोग उसे गधे, बेवकूफ़ या ट्रांसफ़र होने की धमकी देते हैं, तो आपका सहयोग नहीं मिलेगा सबऑर्डिनेट की तरफ से। आपको एक क्या करना होगा, चेतावनी देनी होगी। चेतावनी देनी भी होगी तो भाषा की सौम्यता रखते हुए देनी होगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से गुस्सा भी करना है तो एक सीमा तक करना है, ठीक है ना, एक लहजे में करना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। अगर कोई सबऑर्डिनेट है तो उसको आप नीचा दिखाने लगेंगे या अपने से नीचे को साथ हम लोग जो व्यवहार करते हैं तो उसको गलत भाषा के साथ प्रयोग करते हैं, तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए, तो उसका आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी चीज़ होगी। देखते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी क्या है। तीसरा है आत्म अभिप्रेरण, जिसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। जैसे आप सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कभी कभी मन मुरझा जाता है, आप लो फील करते हैं। और मान लीजिए जैसे किस तरह से लो फील करते हैं, जैसे कि कोई सूखा पत्ता है, सूखे पत्ते की तरह आप मुरझाए हुए से हैं, अगर उस पर कोई पानी अगर डाल दे तो वो ताज़ा हो जाता है। उसी प्रकार आपको भी कोई मोटिवेशन दे दे तो आप ताज़ा हो जाते हैं। कोई गाना सुनकर, कोई फिल्म के अच्छे संदर्भ को देखकर, अच्छे वातावरण में जाकर, और लोग कहेंगे कि आप पुरुष हैं, आज आपके इस समय की आप नारी हैं, आधुनिक युग की नारी हैं, तो आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मोटिवेशन का काम करती है, लेकिन बाहरी मोटिवेशन है ये सारी की सारी बाहरी मोटिवेशन है। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अब मान लिया आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, और अगर क्या हो रहा है कि भय और लालच के कारण कोई भय, आपके अंदर भय भी उत्पन्न हो जाएगा और मनी की इनसिक्योरिटी भी आपके अंदर लालच पैदा करेगी। कोई कोचिंग वाला आपको ऑफर देगा कि आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, तो आपके भविष्य की शंका को लेकर आपके अंदर ये फंसते हुए चले जाएंगे, अगर आपके अंदर निगेटिव भावनाएं हैं, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो। लेकिन आप अपने आप को समझाएंगे कि मैं यूपीएससी बड़े उद्देश्य के लिए लगा हूँ, ये तो बड़े उद्देश्य के लगा हूँ तो चुनौतियाँ भी बड़ी होनी चाहिए। ये सारी की सारी प्रेरणा का काम करेगी और फिर से अपनी आप तैयारी में जुट जाएंगे। तो ये हुआ सेल्फ मोटिवेशन। और ये रहा बाहरी मोटिवेशन कि गाना सुन लिए, किसी अच्छे वातावरण में चले गए, किसी से बात कर लिए, किसी फिल्म का प्रसंग देख लिए, तो वहाँ से वो बाहरी लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बातें कि मैं बड़े उद्देश्य के लगा हूँ, अपने खुद से बात कर रहे हैं तो चुनौतियाँ
या बड़ी होगी, ये प्रेरणा की बात करेगी, ये आंतरिक चीज़ें हो जाएगी, स्व मोटिवेशन हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा। अगर मान लिया कि आप आत्म अभिप्रेरण सेल्फ मोटिवेट नहीं है, थकान की वजह से निरुत्साही हो गए हैं, तो आप आराम कर लीजिए। उसके बाद अगर ऊब हो रही है तो मनोरंजन कर लीजिए, रुचिकर वातावरण में पहुंच जाइए। लेकिन आपको क्या करना होगा कि ऑटो सजेशन देना होगा, आत्म अभिप्रेरण देना होगा, यानी कि अपने आप से बात कीजिए, सेल्फ थेरेपी लीजिए। सेल्फ थेरेपी लेंगे तो निगेटिव इमोशंस जितने हैं उससे मुक्त होते चले जाएंगे, और अपने आप से बात करिए कि नहीं मैं इसके लिए बना हूँ, मैं ये करूँगा, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। तो गोलमैन ने इसे ही सेल्फ मोटिवेशन कहा है, यानी कि खुद को सलाह देना ही आपको आत्म अभिप्रेरण कहलाता है, सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। दूसरे को तो मोटिवेट करना आसान है, लेकिन अपने आप को थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपने आप से बात कीजिए, ऑटो सजेशन मोड में आइए, सेल्फ थेरेपी लीजिए, ठीक है ना, खुद को समझाइए। तो ये होता है आत्म अभिप्रेरण। अब देखते हैं समानुभूति को, यानी कि एम्पैथी को। इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार थोड़ा समझते हैं। यानी कि एम्पैथी में दूसरा और मैं शामिल होता है, क्योंकि समान, उसके समान, मैं होऊंगा उसके समान होगा, दूसरे के समान। दूसरों तथा अपनों को समझना इसके अंतर्गत शामिल होगा। यानी कि तुम, एक कहावत है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है कि छुपा रहे हो, यानी कि गम को छुपाने के लिए मुस्कुराया जा रहा है। तो यानी कि उसकी समझ होनी चाहिए। या कोई बच्चा है, कोई बनावटी रोता है तो हम समझ लेते हैं कि बनावटी है। कोई व्यक्ति है आपके प्रति प्रेम दिखा रहा है तो बनावटी है, इसलिए भी समझ लेते हैं कि वो चापलूसी के लिए है। तो इसको समझना होता है, अपने और दूसरे की भावनाओं को समझना होता है, ये एम्पैथी के अंतर्गत आता है। गोलमैन समझने के लिए गोलमैन समानुभूति को समझने के लिए क्या एक उपाय देते हैं और कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रख कर देखिए। यानी कोई व्यक्ति आ रहा है और इमोशंस को बता रहा है, आप अपने को उसके स्थान पर रख के देखिए, यानी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखिए और अपने आप से प्रश्न करिए कि अगर मैं होता तो क्या करता यहाँ पर। ये एक उपाय बताया। इसे ही बाइबल में कहा गया है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना कीजिए जो स्वयं के साथ पसंद नहीं है। और गांधी जी इस चीज़ को और कहते हैं कि कोई भी काम करिए तो गरीब आदमी का चेहरा और आंसू जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ गोलमैन उपाय बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखिए और अपने से प्रश्न करिए कि अगर मैं यहाँ होता तो क्या करता। ये समानुभूति को समझने के लिए कहा गया है। ये गांधी जी ने गरीब आदमी का वो एग्जाम्पल लिया और बाइबल ने व्यवहार का उदाहरण लिया कि जो चीज़ अपने आप को पसंद नहीं है तो दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें। पांचवा अपना बताया इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत सामाजिक दक्षता, सोशल स्किल। इसे समाज, यानी कोई व्यक्ति समाज से इंटरेक्ट करता है, इंटरपर्सनल एक्शन करता है तो सैलेबी जो ऊपर दो मित्र थे, सैलोबी और मेयर ने इसे इमोशनल मैनेजमेंट कहा है। यानी कि हम दूसरों के साथ जो संबंध करते हैं तो दूसरों के साथ जो संबंध होता है उसमें अपना स्वयं का लाभ नहीं देखेंगे। स्वयं का लाभ देखेंगे तो हर चीज़ बिगड़ जाएगा। संबंध जो स्थापित होगा दूसरों और समूह को तथा स्वयं तीनों को लाभ होना चाहिए, यानी कि विन विन सिचुएशन हो चाहिए। जो भी वहाँ पर हितधारक है सबको बराबर लाभ हो, ठीक है। तो इन उपाय, इसके लिए क्या बताया कि उपाय के लिए जो भी उपाय किए जाएं समस्याओं का समाधान करने के लिए वो सकारात्मक हो, ठीक है ना। इसके लिए उपाय उन्होंने क्या कहा कि जो भी समस्या हो उसका समाधान किया जाए, उसके लिए सकारात्मक कदम उठाया जाए, ठीक है ना। जिसमें दूसरों को भी लाभ हो, स्वयं को भी लाभ हो और समूह को भी लाभ हो। जैसे कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो अचानक से बातचीत बंद नहीं कर देंगे, उन बिंदुओं की पहचान करेंगे जहाँ से रिश्ते खत्म हो रहे हैं और उन भावनाओं और विचारों को उजागर करेंगे, शामिल करेंगे जिनसे रिश्ते बेहतर होते हैं। तो यह सकारात्मक रूप में हम लोग समाधान कर रहे हैं रिश्तों को बचाने के लिए, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट को बचाने के लिए, इंटरपर्सनल एक्शन के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके अलावा उत्तर जो भी दे, प्रश्न कोई पूछ रहा है उसका उत्तर जो भी दे उस सही तरीके से दे, फीडबैक तरीके से दे। कोई व्यक्ति का आपको व्यवहार पसंद नहीं है, उसको आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं और लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। एक दिन क्या हुआ कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और फट जाएंगे और रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप क्या कीजिए कि फीडबैक जरूर दीजिए, फीडबैक भी जरूर दीजिए, लेकिन क्योंकि रिश्ते इससे बचे रहते हैं और सोशल इंटरेक्शन बचा रहता है। फीडबैक दीजिए जो भी, तो उसको डिग्निटी का ख्याल रखिए, भाषा के
सौम्यता का ख्याल रखिए कि मान लिया कोई ऑटो वाला है और गलत तरीके से बार बार ऑटो चला रहा है, तो उसको आप अपने नीचे से छोटे वाले को देखते हैं तो गलत तरीके से वर्ड का यूज कर लेते हैं, तो वहाँ नहीं, सौम्यता का ख्याल रखिए। और जो नीचे ओहदे में है उसके डिग्निटी का भी ख्याल रखिए, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इस तरह से फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह का फीडबैक आपको देना होगा, आपको बर्दाश्त नहीं करना है, ये बर्दाश्त करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो भी फीडबैक देना है उसको डिग्निटी का ख्याल रखते हुए, भाषा की सौम्यता को ख्याल रखते हुए देना, तभी आपके अंदर सोशल स्किल डेवलप होगा। इसके अलावा आप कोई भी संगठन चलाते हैं, उसका उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उसके उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए संबंध शून्यता जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि आप जिले का एसपी हैं या कलेक्टर हैं, तो आपको जो दायित्व दिया गया है तो आपको उस जिले को चलाना है, आपका उद्देश्य है उसका संगठन को चलाना है। तो यहाँ पर कोई गलत काम कर रहा है तो उससे संबंध शून्यता नहीं कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद गलत विकल्प ये है संबंध शून्यता, कम से कम उस व्यक्ति से काम निकालने का काम संबंधी संबंध तो रखा जा सकता है ना, ठीक है, बार बार नहीं रखेंगे, लेकिन यह है कि काम संबंधी संबंध तो रखा जा सकता है ना। या किसी आप विभाग का नेतृत्व या समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई कार्यों का आवंटन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आत्मसम्मान या डिग्निटी का ख्याल रखना होगा दूसरे का, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर बार बार उस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे उतना ही संबंध रखे जितना उसका कार्य है। अगर किसी व्यक्ति से, अगर आप जिले का डीएम हैं या एसपी हैं, तो विभाग या समूह का नेतृत्व कर रहे हैं या कार्यों का आवंटन कर रहे हैं, तो किसको कार्यों का आवंटन करेंगे? अपने से नीचे वाले को। आप डीएम हैं तो एडीएम एसडीएम सब नियुक्त आप ही करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं, कमजोरियां, विशेषताएं, अनुभूतियां और रुचियों को ध्यान में रखते हुए कार्यों का आवंटन करेंगे, और तभी कार्य जो होगा सही ढंग से संपादित भी हो सकेगा। तो इससे आपका अच्छा नेतृत्व उभरेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि संगठन के उद्देश्य को ख्याल रखते हुए व्यक्तियों की कार्य क्षमता के अनुसार वहाँ काम लेना पड़ेगा। अगर किसी से आपका इमोशंस लगाव है आप उसी को काम दे देंगे, और कोई व्यक्ति सक्षम है लेकिन उससे चिढ़ है तो आप काम नहीं देंगे, नहीं, उससे भी मतलब संबंध नहीं मत रखिए, लेकिन कार्य से संबंधित संबंध तो रखिए। इसको अपना के देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इमोशंस के जकड़ में आकर डिसीजन नहीं लेना है, उसके आधार पर निर्णय नहीं लेना है। सोशल स्किल को सीखें और इसका अभ्यास करें, तभी लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। बहुत कम लोग नेतृत्व करते हैं, लीडर बहुत कम लोग बनते हैं। नेतृत्व करने के लिए अलग गुण होना चाहिए जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल होता है। फॉलोअर का क्या है, वो तो आपके कदम पद चिन्हों पर चलेंगे तो फॉलोअर्स तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन लीडर आप बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके अंदर गुण होना चाहिए, सोशल स्किल आपको सीखना चाहिए। कोई संगठन चला रहे हैं, कोई विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप जिसके प्रति स्नेह है उसको काम नहीं देंगे। जो सक्षम है उसके प्रति, जो सक्षम है आप सक्षम है और उससे आपके प्रति चिढ़ भी है, चाहे आप उसके प्रति चिढ़ रखे हुए हैं, लेकिन वो सक्षम है तो उसको कार्य दीजिए, कार्य तक ही उसके साथ संबंध रखिए, ठीक है ना। इमोशंस के आधार पर गलत लोगों को कार्य संपादित नहीं कीजिए, नहीं तो संगठन वो चल नहीं पाएगा। एज ए सिविल सर्वेंट इस चीज़ की आपकी समझ होनी चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ होना चाहिए। इसका अभ्यास करिए और ये आपकी जीवन शैली में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अवधारणा है। अभी भी इसके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसको अगले वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।